इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटेक की लेक्चर सीरीज है। आइए आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो अलग अलग बिंदु हैं जो अपन पहले कवर कर चुके हैं वो है इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ कोरोजन और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरोजन फॉर इंजीनियर्स, जो कि पहले लेक्चर में पहले जो लेक्चर था उसमें अपन इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। फिर आप देखेंगे मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ कोरोजन, जो इस लेक्चर में अपन कंसिडर करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो अपने को देखना है टाइप्स ऑफ कोरोजन, फिर गैल्वेनिक कोरोजन, बाईमेटेलिक कोरोजन जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, स्ट्रेस एंड पिटिंग कोरोजन, सीजन क्रैकिंग इन ब्रास एंड कास्टिक इन इम्ब्रिटलमेंट। इसके बाद के जो लेक्चर होंगे उसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन और कोरोजन से कैसे बचाव करा जाए। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन जैसा आपको पता है वातावरण में होने वाली एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ, मेटल, मटेरियल जो है वातावरण में उपस्थित गैसेस से, मॉइस्चर इत्यादि से रिएक्ट कर कर एक ऐसे पदार्थ में कन्वर्ट करता है जो उस मटेरियल का नुकसान करता है। टाइप्स ऑफ कोरोजन यदि अपन देखें तो उसमें आपने देखा था अलग अलग थ्योरीज थी। अलग अलग थ्योरीज में जैसे गैस अटैक थ्योरी थी, ड्राई कोरोजन थ्योरी था, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज थी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको यदि अपन देखें तो उसमें अलग अलग तरह के जो कोरोजन है, सबसे पहला गैल्वेनिक कोरोजन सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोजन है और सबसे कॉमन कोरोजन। फिर देखें आप पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन इसी का आयरन में होने वाला एक कोरोजन है जिसमें आयरन में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं कोरोजन के कारण। पिट पिट यानी छोटा छेद का बनना। फिर आप देखेंगे इंटरग्रैन्युलर कोरोजन। इंटरग्रैन्युलर कोरोजन को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 3 4 एटम की यदि पैकिंग है तो उनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर कोई स्ट्रेस होगा, कोई किसी तरह का स्ट्रेन होगा, तो लाइन में, रेखा में वहाँ पर वो कोरोजन जो है धीरे 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 डेवलप होता जाएगा। और फिर वाटर लाइन कोरोजन। ये वाटर लाइन कोरोजन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पानी में चलने वाले जहाज हैं, तो उनका कुछ सतह जो हिस्सा है वो सतह के नीचे रहता है, कुछ हिस्सा सतह के ऊपर रहता है। तो सतह के ऊपर और नीचे, पानी के ऊपर नीचे एक पर्टिकुलर लाइन है जो इनको सेपरेट करती है, और जहाँ पर ये आपस में संपर्क में आते हैं हवा के, है ना, नीचे पानी का जो हिस्सा, पानी में जो हिस्सा है वो जब हवा के संपर्क में आता है तो उस रीजन में कोरोजन होता है। इसको वाटर लाइन कोरोजन कहते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन गैल्वेनिक कोरोजन। देखिए, गैल्वेनिक कोरोजन एक तरह का बाई मेटेलिक कोरोजन है। बाई मेटेलिक जैसा नाम से पता पड़ता है, दो मेटल, और दोनों मेटल अलग अलग तरह के, जैसे उदाहरण के लिए जिंक और कॉपर आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर आयरन जिंक कंसिडर कर सकते हैं, आयरन कॉपर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कोरोजन कब होता है? जब आप ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के मेटल एक्सपोज टू कोरोजिव एटमॉस्फेयर। मेटल कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए, डिफरेंट मेटल होने चाहिए। तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ दिया है, एग्जाम्पल के लिए जिंक और कॉपर गैल्वेनिक सेल सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जिंक और कॉपर गैल्वेनिक सेल का, जिसमें जिंक जो है एनोड की तरह बिहेव करता है और कॉपर जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा और प्रोटेक्टेड। आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोरोजन की बात करते हैं तो कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है कोरोजन में, तो इसमें दो रीजन डेवलप होते हैं। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोडिक जो रीजन होता है वो रीजन है जहां ऑक्सीडेशन, धनायन का फॉर्मेशन, और कैथोड वो रीजन है जहां रिडक्शन, जिस मेटल आयन का रिडक्शन होगा वो बचा हुआ रहेगा, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि वो धनायन बनाएगा वो उसका क्षय होगा, कोरोजन होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए, गैल्वेनिक कोरोजन के लिए यदि अपन देखें तो तीन इंपॉर्टेंट बातें यहाँ अपन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले दो डिफरेंट मेटल ताकि दो इलेक्ट्रोड बन सकें। फिर इमर्ज्ड इन करंट कैरिंग सॉल्यूशन, क्योंकि वेट कोरोजन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का एग्जांपल है, आयंस को फ्लो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉल्यूशन का होना। ये सॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो सकता है जो मेटल के सरफेस पे उपस्थित हो, और फिर इंटरकनेक्टेड बाई अ इंटरकनेक्टेड बाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि इनके बीच में, यानी
यानी इनके बीच में यदि देखें तो संपर्क भी स्थापित होना चाहिए, वो उसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यदि अपन देखें तो गैल्वेनिक सेल, तो दो मेटल हैं कौन कौन से, एक जिंक है और दूसरा जो है कॉपर है। यानी कि जिंक और कॉपर मेटल जब आप ले रहे हैं तो जिंक और दूसरा मेटल कॉपर मेटल, दे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड और एक्सपोज होंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट को। जब ये कनेक्ट होते हैं ईएमएफ से, तो देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक इक्वेशन है कि जो इनका ईएमएफ डेवलप होता है अलग अलग इलेक्ट्रोड की मदद से, तो वो ईएमएफ आप किसके द्वारा देंगे, वो आप देंगे डेल्टा ई, आप देंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी, दोनों मेटल का इलेक्ट्रोड। अब या तो रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए, दोनों का डिफरेंस अपन कंसिडर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर होता है वो एनोड बनाएगा, और वो मेटल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ है वो कैथोड बनाएगा और प्रोटेक्टेड। याद रहे, जो एनोड बनेगा वो कोरोड होगा, जो कैथोड बनेगा उसका प्रोडक्शन, उसका प्रोटेक्शन होगा। उदाहरण अब आप देखेंगे, यदि इस तरह का एग्जांपल अपन देखें तो मैकेनिज्म, जिंक जो है कैसे एनोड पर किस तरह से कन्वर्ट होता है, Zn गिव्स Zn जो है वो क्या दे रहा है, Zn2 प्लस और दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। कैथोड पर यदि आप देखें तो ऑक्सीजन मान लीजिए प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर कर OH बनाएगा। जिंक और OH आयन क्या बना लेगा, ZnOH होल ट्वाइस, यानी जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको सिंपल सेंस में मान लीजिए आप मेटल के कॉम्बिनेशन से समझते हैं, तो मेटल के केस में क्या है, देखिए एक एनोड है, ये एनोड रीजन है, और दूसरा कैथोड रीजन है। आपको बताया एनोड रीजन का क्या होगा, कोरोजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जैसे एल्यूमिनियम है तो Al+3 बनाएगा। कैथोड रीजन में कौन प्रेजेंट है, कॉपर। तो देखिए कॉपर क्या करेगा, कॉपर को यदि अपन कंसिडर करें तो कॉपर का रिडक्शन होगा। तो इस तरह से आप नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं आसानी से। जैसे आयरन और कॉपर, ये दो एग्जाम्पल अपन ने देखा। एक जो है ये देखें आप, एनोड, एनोड रिएक्शन है, तो एनोड रिएक्शन में बताया जैसे मैंने आपको, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होने के कारण कौन सा आयन बनेगा, Fe+2। ये Fe+2 आयन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, और सॉल्यूशन में जाने पर Fe+2 आयन में दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन वातावरण में प्रेजेंट है, डिजॉल्व है, उसके साथ क्या बना रहा है, OH आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। OH आयन आप देख सकते हैं नीचे, कैथोडिक रिएक्शन क्या हो गया, OH आयन का। अब ये जो कैथोडिक रिएक्शन है, जहाँ पर ये OH आयन का इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो OH आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये OH आयन अब क्या कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। मीनवाइल कॉपर जो है, तो कॉपर+2 आयन और कॉपर, ये इस तरह से कंसिडर कर कर ये रिएक्शन को आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। देखिए इसमें अब यदि अपन देखें तो जिंक सबसे ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यदि इसकी देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू आप देख सकते हैं। इसी तरह से यदि आप दूसरे मेटल को देखें, कॉपर को देखें, तो कॉपर, ये यहाँ ये कॉपर प्रेजेंट है, और इसकी वैल्यू आप ये देख सकते हैं -0.36। तो अब ये डिपेंड करता है ऊपर और नीचे, जब इनके कॉम्बिनेशन में है, तो एक एनोड का फॉर्म करेगा और एक कैथोड का बनेगा। तो देखिए कोरोजन तब एक्सपेक्ट होगा जब इन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अंतर लगभग 0.25 वोल्टेज आता है। यदि इतना है तब ये आप देख सकते हैं, जैसे अभी आपको पहले वैल्यूज बताई थी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो डिकम्पोज होगा। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन, जैसे मैग्नीशियम है -1.50, जिंक -1.03, एल्यूमिनियम -0.75। तो इफ नीदर ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक का प्रेजेंट, तो एल्यूमिनियम जो है उस तरह से डिकम्पोज होगा। जिंक और मैग्नीशियम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टेनलेस स्टील शाफ्ट, ब्रॉन्ज प्रोपेलर, एल्यूमिनियम आउट ड्राइव इत्यादि को। आगे पढ़ेंगे अपन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो दो मेटल इमर्ज्ड इन करंट कैरिंग सॉल्यूशन इंटरकनेक्टेड बाय ए करंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है गैल्वेनिक सेल कोरोजन को। सिंपल सा डायग्राम यदि अपन देखें
तो वापस इसको कंसिडर करें तो देखिए जिंक क्या कर रहा है यहाँ पर, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल के थ्रू होते हुए क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं कैथोड, जो कि मोर मेटल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कॉपर कंसिडर करा, तो कॉपर जो है उसका रिडक्शन होगा, वो प्रोटेक्ट होगा। बीच में आप देख सकते हैं कि जो गीली मिट्टी है, मॉइस्चर है, समुद्री पानी है, इस तरह की यदि चीज़ प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव आयन बनाकर करंट इस तरह से कंडक्टिविटी को क्रिएट करेगा। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, दो मेटल कांटेक्ट में आए और ये गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो दो अलग अलग मेटल्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो गए, एक्सपोज हुए इलेक्ट्रोलाइट को। मेटल हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अंडरगो कोरोजन, एनोडिक फॉर्म करेगा रीजन। इन दिस प्रोसेस मोर एक्टिव मेटल will be more negative electrode potential act as anode, while the less active metal with less negative electrode potential act as a cathode. इन द अबव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊंचा है, हाई है, इसीलिए वो क्या बना रहा है, एनोड, और वो अटैक होता है, गेट डिजोल्व इन द फॉर्म ऑफ Zn+2 आयन। ठीक है, जबकि कॉपर जो है लोअर है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और वो कैथोड बनाएगा। इसको यदि मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि अल्टीमेटली देखिए, यदि अपन ने दो चीज़ें कंसिडर करी, एक साइड एक साइड आप जिंक कंसिडर कर रहे हैं, एक साइड कॉपर कंसिडर कर रहे हैं, तो जिंक जो है वो क्या बनाएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये रीजन आप जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या है, लेफ्ट रीजन है, ये एनोड फॉर्म करता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जबकि यहाँ इस वाले रीजन को यदि मैं कंसिडर करूँ तो कॉपर आयन, क्योंकि लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कॉपर की वैल्यू, ये राइट साइड फॉर्म करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कैथोड बनेगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जिंक है, ये जिंक Zn2 प्लस आयन के फॉर्म में डिजोल्व होने लग जाएगा। जबकि यदि मैं कॉपर को देखूं तो कॉपर बेसिकली क्या कर रहा है, सॉलिड कॉपर का फॉर्मेशन ये करता रहेगा। तो इस तरह से यदि अपन देखें तो यहाँ पर फाइनली क्या चीज़ देखा आपने कि दो मेटल यदि कांटेक्ट में आते हैं तो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो उदाहरण, अब मैकेनिज्म में यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि मैकेनिज्म में आप देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोडिक रीजन में। तो कोरोजन अकर्स एट एनोड मेटल। और यदि अपन दूसरा कंसिडर करें एग्जाम्पल, इनके उदाहरण देखें, स्टील स्क्रू इन ब्रास मेराइन हार्डवेयर, तो स्क्रू लगाए हुए हैं स्टील के, और ब्रास का हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें स्क्रूस आपने कसे हुए हैं, तो उस रीजन पे कोरोजन चालू हो जाएगा। फिर लेड एंटीमनी सोल्डर अराउंड कॉपर वाइज, ये उदाहरण है स्टील प्रोपेलर शाफ्ट इन ब्रोंज बियरिंग। ठीक, फिर आप देखेंगे स्टील पाइप कनेक्टेड टू कॉपर प्लम्बिंग। अब स्टील का पाइप है वो कॉपर को इस तरह से कनेक्टेड है, तो ये गैल्वेनिक कोरोजन के एग्जाम्पल है। टिन कोटिंग ऑन कॉपर वेसल, तो आप ये देखेंगे इन दोनों में से एक जो है वो जनरली क्या कोरोड होगा और दूसरा बचा हुआ रहेगा। जिंक कोटिंग ऑन मिल्ड स्टील, स्टील पाइप कनेक्टेड टू कॉपर। दूसरा उदाहरण यदि आप देखें तो ये है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। देखिए कंसंट्रेशन सेल कोरोजन को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें कि कंसंट्रेशन सेल, तो यहाँ जैसा नाम से पता पड़ता है कंसंट्रेशन, तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन है C1 और C2। एक, दोनों अलग अलग मेटल आयन कंसंट्रेशन जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं इलेक्ट्रिकली, तब वापस इस तरह का कोरोजन जो है वो संभव हो जाता है। कैसे, उदाहरण में देखें अपन, तो देखिए क्या होता है कि एक रीजन ज़्यादा ऑक्सीजन का हो सकता है, एक रीजन कम ऑक्सीजन, यानी यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम है, एक ज़्यादा। आप सिंपल सा ये याद रखें कि जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो गया कि उसका रिडक्शन होगा। तो जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है वो रीजन कैथोडिक बनेगा, जहाँ ऑक्सीजन कम है वो रीजन एनोडिक बनेगा। तो जनरली द कोरोजन रिएक्शन आर इनिशिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ,
तो ऐसे ऑक्सीजन की मात्रा यदि अलग-अलग प्रेज़ेंट है सॉल्यूशन में, तो 2 अलग-अलग रीजन बनते हैं, एक एनोड, एक कैथोड। कैथोड वो रीजन जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा, एनोड वो रीजन जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होगी। सो डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से। तो यदि सरफेस ऑफ द सेम मेटल है अलग-अलग कॉन्टैक्ट में, अब देखिए इसमें ये एक ऐसा उदाहरण देख सकते हैं अपन, यहाँ पर आयरन की अलग-अलग कंसंट्रेशन है। देखिए यहाँ थोड़ा-सा अंतर है। क्या अंतर है भाई? कि यहाँ आयरन, ये जो सॉल्ट ब्रिज के द्वारा आयरन की मात्रा, ये और ये यहाँ पे भी आयरन की मात्रा, तो 2 अलग-अलग आयरन के सॉल्यूशन प्रेज़ेंट है। तो इसको इस मात्रा से डेल्टा ई कितना डेवलप होता है? आर टी अपॉन एन एफ C1 अपॉन C2। तो जैसा कि मालूम है कि डेल्टा ई जितना ज़्यादा होगा उतना, यदि ये अंतर होगा तो अपने आप ही कंसंट्रेशन सेल डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा और फाइनली वो करंट फ्लो करेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल इज द डिफरेंट एरिएशन कोरोजन विच अकर्स। कब होता है? जब एक मेटल एक्सपोज होता है। अपन इसको उदाहरण से देखते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए जिंक मेटल है, आपने इस जिंक मेटल को इस तरह से यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं इमर्ज करा हुआ है, ठीक है? तो आप ये देखिए जिंक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो रीजन जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, एक वो रीजन जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल का होगा। तो मेटल में जिंक जो है Zn2+ आयन बनाएगा। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है और क्या बनाएगा? OH आयन फटाफट बनाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन OH आयन बना रहा है, Zn2+ आयन बना रहा है, तो इसके कारण इक्वेशन में ये आप इस तरह से एक देखेंगे, एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ। फाइनली दोनों सर्किट कंप्लीट हो गए और जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट फाइनली क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कहाँ होगा? उस लेयर में। अब उदाहरण के लिए ये कहाँ पर होता है? तो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, मेटल पार्ट इमर्स्ड इन वाटर कंडक्टिंग लिक्विड को वाटर लाइन कोरोजन कहते हैं। मेटल पार्ट यदि गीली रेत में जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है तब भी इस तरह से हो सकता है। यदि मेटल पार्शियली इमर्स्ड है इन ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, मेटल पार्ट अबव द सॉल्यूशन किसकी तरह एक्ट करेगा? एक वो मोर एरिएटेड एंड बिकम्स कैथोडिक। तो मेटल पार्ट अंदर की तरफ है, अंदर ही अंदर वो क्या होता जाएगा? उसका लेस एरिएटेड बिकम्स एनोडिक एंड इट सफर्स। तो एट एनोड कोरोजन अकर्स लेस एरिएटेड, तो मेटल जो है मेटल 2+ आयन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। कैथोड में OH आयन प्रोड्यूस होंगे और अल्टीमेटली वो रिएक्शन इस तरह के, जैसे पिटिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है इसके अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे पिटिंग या लोकलाइज कोरोजन, क्रीविस कोरोजन, है ना, सर्विस कोरोजन और पाइपलाइन कोरोजन, कोरोजन ऑन वायर फेंस। अब देखिए सबसे पहले ये उदाहरण जो अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, कि इस तरह से आपने NaCl के सॉल्यूशन में किसको डाला? जिंक मेटल को डाला। तो जिंक मेटल आप क्लियरली देख सकते हैं 2 रीजन में बट गया। एक ऊपर की तरफ, यदि मैं इसको आपको फिगर में यदि समझाने की कोशिश करता हूँ, तो फिगर में आप ये देख सकते हैं कि जिंक जो रीजन है, जिंक रीजन इस तरह से यदि आप देखें तो क्या हुआ? एक जगह ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक जगह लेस ऑक्सीजन है। तो जहाँ लेस ऑक्सीजन है वो रीजन, ये रीजन क्योंकि ऑक्सीजन कम है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? कम ऑक्सीजन है तो आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, देगा। देगा तो इसका यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ये क्या रीजन फॉर्म करेगा? एनोड। यहाँ पर यहाँ यहाँ रिएक्शन क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा? OH आयन बनाने की कोशिश करेगा। जबकि यहाँ पर जो भी मेटल है, मान लीजिए Zn है, तो वो क्या करेगा? Zn2+ आयन को फॉर्म करने की कोशिश कर। तो इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अंदर ही अंदर वो, अंदर ही अंदर क्या होगा? इस तरह से खोखला होता जाएगा, उसका कोरोजन होता जाएगा। अब देखें पिटिंग कोरोजन। पिटिंग कोरोजन को आप ऐसे समझें कि पिटिंग कोरोजन में एक इस तरह से छेद डेवलप होता है मेटल के सरफेस। इस पिट पे फिर आप देखें कोई मॉइस्चर यानी वाटर आ जाए और इस वाटर के अंदर अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस इत्यादि यदि प्रेजेंट है
तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है। आप इस फिगर में इसको देख सकते हैं कि तो आयरन के सरफेस पे तो वापस 2 रीजन हो गए, एक कम ऑक्सीजनेटेड, एक ज़्यादा, तो लेस एक्सपोज्ड और एक कम ज़्यादा एक्सपोज्ड। तो जो लेस एक्सपोज्ड है वो कैथोड बनेगा, उसका रिडक्शन, और जो ज़्यादा है ड्रॉप वाला जो रीजन है वो रीजन क्या करेगा, वो एनोड इस तरह से लेस एरिएटेड है, एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे localized attack mechanism of corrosion involves setting up of differential aeration. Metal surface covered by drop of water, dust, sand, etc. In this the aeration or concentration cell. Pitting corrosion explained by considering drop of water brine solution on a metal surface. The area covered by the drop of salt solution. आप ऐसे समझे, जिस एरिया के ऊपर पानी की बूंद है वहाँ दिखती बात है ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, वो रीजन जो खाली है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा। जहाँ ऑक्सीजन कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखेगा तो वहाँ रिडक्शन होगा, वो बचा हुआ रहेगा। वो पानी के अंदर का रीजन, मेटल के ऊपर का रीजन, वो अब एनोड की तरह काम करेगा और धीरे धीरे वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा होने के कारण, कम मात्रा होने के कारण वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएगा। तो रेट ऑफ कोरोजन विल बी मोर व्हेन द एरिया ऑफ द कैथोड। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि कैथोड का एरिया, यदि आप देखें इसमें, यदि कैथोड का एरिया, एरिया ऑफ द कैथोड जो है वो बड़ा हो और एनोड का रीजन जो है स्मॉलर हो, तो रेट ऑफ कोरोजन जो है वो तेजी से होगा। बिल्कुल उसमें एकदम छोटे एरिया में वो डिसॉल्व होने लग जाता है, छोटे छोटे छेद यदि ऐसे कई सारे हो जाएं तो मेटल टूटेगा। तो आप देखें एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, कैथोड पर OH आयन का फॉर्मेशन, नेट रिएक्शन इस तरह से फेरस हाइड्रोक्साइड, ये फेरस हाइड्रोक्साइड फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो द अबव मैकेनिज्म कैन बी कन्फर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई कंफर्म कैसे करें, तो कंफर्म करने के क्या ऐसा मैकेनिज्म है, तो कोई टेस्ट करते हैं। तो फेरोक्सिल इंडिकेटर एक मिक्सचर कंटेनिंग फिनोफ्थलीन एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड, यदि ओ एच आयन प्रेजेंट है तो वो कैथोड पे क्या करता है, वो पिंक कलर, फिनोफ्थलीन आपको मालूम है पिंक कलर फॉर्म करता है, तो कैथोडिक रीजन क्या करता है, पिंक कलर में डेवलप हो जाता है, जो इस बात का सूचक है कि वहां पर ओ एच आयन है। और एनोड पर, चूंकि एनोड पर क्या प्रेजेंट है, Fe2 प्लस आयन प्रेजेंट है, ये Fe2 प्लस आयन कंबाइन करेगा फेरिसाइनाइड के साथ, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और तुरंत ब्लू कलर आ जाएगा। तो चूंकि ये कलर का फॉर्मेशन हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ इस तरह के आयन। स्पिटिंग कोरोजन को आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि छोटा सा छेद है बीच में, यहाँ पर इस ये मेटल के सरफेस पे बना, ये छेद पर यहाँ पर ये रीजन पिट जो डेवलप हुआ वहाँ पर आयरन Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में, ऊपर का रीजन वाटर ऑक्सीजन जो है मॉइस्चर OH आयन बना रहा है। तो ये जो इंटर सरफेस है यहाँ पर, ये इस रीजन पर Fe+2 आयन और OH आयन मिलकर फेरस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये रीजन को, इलेक्ट्रॉन को, रिएक्शन को आप ऐसे समझा सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण सेम उसी तरह से कोरोजन प्रोडक्ट उस तरह से सतह पर बनने लग जाता है, पिटिंग कोरोजन बेस मेटल पर ऐसा होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एनोडिक और बड़ा कैथोडिक रीजन यदि बनता है तो क्या हो जाएगा, कोरोजन करंट बनाएगा, और एक बार एक छोटा पिट बन गया तो रेट ऑफ कोरोजन धीरे धीरे बनेगा। इसके बाद आता है स्ट्रेस कोरोजन। जैसा नाम से पता पड़ता है कि कोई ना कोई स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। स्ट्रेस का मतलब होता है कोई ऐसा मेटल में एटम्स या उसकी सतह पर किसी तरह का खिंचाव प्रेजेंट हो। तो यदि खिंचाव प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक कोरोजिव एनवायरनमेंट, वो टेंसाइल स्ट्रेस उसमें प्रेजेंट है। इंटेंस स्ट्रेस में हैव बीन प्रोड्यूस्ड या तो मैन्युफैक्चर के टाइम या फैब्रिकेशन, कोई आप सांचा ढाल रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन इट हैज बीन शोन दैट एटम्स अंडर स्ट्रेच आर हैव हाई एनर्जी लेवल, तो वो कम एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। तो इसको ग्रेन बाउंड्री कहते हैं, जहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है। तो एक रीजन कैथोड बनेगा, एक रीजन जहाँ स्ट्रेस ज़्यादा है वो एनोड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो कैथोड और एनोड का निर्माण होने से द पॉइंट अंडर स्ट्रेस एज वेल एज द ग्रेन बाउंड्री क्या करेगा, एनोड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो एनोड है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई और लार्ज स्ट्रेस फ्री सरफेस एक्ट करेगा कैथोड की तरफ। तो मॉइस्चर वगैरह यदि प्रेजेंट है तो वो आसानी से कंसंट्रेशन करंट को फॉर्म करेगा, कोरोजन करंट बनेगा, और क्रैक और कर्विसेस में इस तरह के कोरोजन को आप ये देख सकते हैं कि ये आसानी से डेवलप होगा।
फिर देखिए, द क्रैक हैव बीन नोटिस इन एरिया अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ, stress corrosion appears quite suddenly, and it is the reason or totally different from that of the creep failure, which is due to elongation under steady load. Corrosive agents are specific and selective. ये सबसे important चीज, कॉस्टिक एल्कली एंड स्ट्रॉन्ग नाइट्रेट सॉल्यूशन मिल्ड स्टील में इस तरह से ये कोरोजन कॉज करते हैं। अमोनिया ब्रास में कोरोजन कॉज करता है। एसिड क्लोराइड सॉल्यूशन यदि प्रेजेंट है तो वो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन कॉज करता है। स्ट्रेस कोरोजन में जैसे दो एग्जांपल आपको देखने हैं, सीजन क्रैकिंग इन ब्रास एंड कॉस्टिक इम्प्रिटलमेंट। ये दोनों ही फिर कहता हूं मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं सीजन क्रैकिंग इन ब्रास। ब्रास में यदि अमोनिया के कांटेक्ट में आता है तो आप देखेंगे कि अमोनिया के कांटेक्ट में आने पर जिंक जो है, कॉपर जो है, इस तरह से एक कंपाउंड का, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन वो करता है, जिंक अमोनियम, है ना, कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह से कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो धीरे धीरे जिंक और कॉपर जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, कास्टिक इम्प्रिटलमेंट। कास्टिक इम्प्रिटलमेंट भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपन क्या करते हैं, जब बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट में भी पढ़ते हैं कि ये जो बॉयलर है ये क्या करते हैं, जब जॉइंट में स्ट्रेस में छोटे से क्रैक डेवलप होते हैं और आप सोडियम कार्बोनेट जब उसमें ऐड करते हो तो वो सोडियम कार्बोनेट उस क्रैक में जाकर हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर जाकर फाइनली क्या क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पर यदि अपन इसको कंसीडर करते हैं तो उस हाई टेम्परेचर पर आप ये देखेंगे कि हाई टेम्परेचर पर यदि इसको अपन ऑब्जर्व करें तो उस हाई टेम्परेचर पर यह देखा जाएगा कि अल्टीमेटली वो सोडियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इट मेक्स बॉयलर वाटर एल्कलाइन। दिस एल्कलाइन बॉयलर वाटर फ्लोज इनटू हेयरलाइन क्रैक, जो छोटा सा क्रैक डेवलप होता है, और अल्टीमेटली छोटा सा जो क्रैक डेवलप हुआ उसके अंदर जाकर वो क्या करेगा, अब आयरन के साथ, जैसा इक्वेशन में आप देख सकते हो, आयरन के साथ जाकर, आयरन के साथ में जाकर ये इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन कर, सोडियम फेरेट का फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम फेरेट वापस वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट कर कर सोडियम हाइड्रोक्साइड रीजनरेट करेगा। फेरिक ये जो आप ये देख सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन, जो कि फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जनरेट हुआ ये फिर आगे जाकर उनके साथ में कंबाइन करेगा। अब आपको यदि कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट को अवॉइड करना है तो सोडियम कार्बोनेट ना यूज कर कर उसकी जगह सोडियम फॉस्फेट, जो सोडियम फॉस्फाइड है उसको आप यूज कर सकते हैं। टेनिंग और लिग्निन डाल सकते हैं ताकि वो जो क्रैक्स हैं वहां पर सोडियम कार्बोनेट जाए ही नहीं। फिर सोडियम सल्फेट को भी आप यूज कर सकते हो उस एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए। तो ये अपन ने इम्पोर्टेंट, आप ये समझिए टाइप्स ऑफ कोरोजन देखे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से बायोमेटेलिक कोरोजन, ऑक्सीजन सेल कंसंट्रेशन सेल कैसा बनेगा, पिटिंग कोरोजन क्या है। नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें अपन आगे और देखेंगे कि प्रोटेक्शन